हेलो फ्रेंड्स, सीमन में स्पर्म की मात्रा ज़ीरो है या नील काउंट है और आप लोग चाह रहे हैं कि आप खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी लें, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तो किस तरीके से, आज इस बारे में हम बात करेंगे। सीमन में अगर स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो इसे बोला जाता है एज़ोस्पर्मिया। तो अगर आपकी कोई एक रिपोर्ट ऐसी है जिसमें नील काउंट आ रहा है तो प्लीज़ पैनिक मत करिए। किसी भी एक रिपोर्ट पे हम लोग इतने बड़े डायग्नोसिस को कंक्लूड नहीं करते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप कम से कम 2 टेस्ट एटलीस्ट 2-3 महीने के इंटरवल पे कराइए, जिसमें आप सभी सावधानियों को बरतते हुए अपने टेस्ट करा रहे हैं और एक स्टैंडर्ड लैब से वो टेस्ट कराए जा रहे हैं। और अगर दोनों रिपोर्ट्स यही बोलती हैं कि आपके सीमन में स्पर्म काउंट ज़ीरो है, तभी हम बोलेंगे कि आपको एज़ोस्पर्मिया है। तो सबसे पहले कंफर्मेशन करना कि एज़ोस्पर्मिया है या नहीं वो ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 बार टेस्ट कराना ज़रूरी है और कुछ लैब्स में एक स्पेशल तरीके से टेस्ट किए जाते हैं सीमन एनालिसिस के, जिसमें हम ये कंफर्म करते हैं कि स्पर्म की मात्रा ज़ीरो है या थोड़े बहुत स्पर्म सीमन में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। वंस एज़ोस्पर्मिया इज़ कन्फर्म्ड, फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अगर हमें उसकी एक वजह मिल जाती है तो एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अगर वजह नहीं मिलती है तो भी आप बच्चा ले सकते हैं, लेकिन वो तरीके अलग होते हैं। तो एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट समझने से पहले या ऐसा ये क्यों होता है, हमें एक नॉर्मल स्पर्म बनने के प्रोसीजर को समझना ज़रूरी होगा। तो नॉर्मल स्पर्म बनने का जो प्रोसीजर होता है उसमें जो है ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी, वो इन्वॉल्व होता है। टेस्टिस जो कि 2 होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट में, इसमें स्पर्म बनाने का एक सिस्टम होता है जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, जिसके अंदर में स्पर्म बनता है, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें स्पर्म्स बनाए जाते हैं। और यहाँ से जब स्पर्म बनते हैं तो फिर एक आउटफ्लो ट्रैक होता है जिसके चलते स्पर्म्स अपने आप में पावर गेन करते हैं, मोटिलिटी गेन करते हैं और फिर बाद में इस आउटफ्लो ट्रैक को पास करते हुए वो सीमन में इजैक्यूलेट होते हैं। तो नॉर्मली पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं FSH एंड LH। ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं टेस्टीज़ में स्पर्म बनाने की प्रोसेस में। और टेस्टीज़ के 2 काम होते हैं, एक तो ये होता है कि वो स्पर्म्स बनाता है और दूसरा इसके अंदर कुछ खास तरीके के सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेडिग सेल्स। वो एक तरीके का हार्मोन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल वाइटैलिटी को अफेक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को डिसाइड करेगा और स्पर्म्स जो सीमन में है या नहीं वो बच्चा पैदा करने की ताकत को डिसाइड करता है। अक्सर ये लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उनको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है तो उन्हें स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। इसमें हमने जाना कि टेस्टीज़ में जो स्पर्म बनाने के सेल्स हैं वो अलग होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाने के सेल्स अलग होते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि कोई एक मेल जिसमें बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, यानी कि उनके सीमन में स्पर्म्स नहीं है, उन्हें किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्शन या इजैक्यूलेशन को नहीं होता है, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन ठीक बन रहा होता है। या वो मेल्स जिनके स्पर्म्स एकदम नॉर्मल है, सीमन में एकदम नॉर्मल स्पर्म काउंट चल रहा है, लेकिन वो सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं उनमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कोई और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है या मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसके चलते टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हैम्पर हो जाता है, तो उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। तो फर्टिलिटी एंड पोटेंसी ये दोनों इंटर रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन एकदम एक बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर हम एज़ोस्पर्मिया के एक रीज़न जानने की कोशिश करते हैं तो उसका रीज़न प्री टेस्टिकुलर, यानी कि अगर हमारे इस ग्लैंड की फंक्शनिंग में, इस एक्सिस में ही कोई प्रॉब्लम है कि ये दोनों हार्मोन्स वहाँ से रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं, तो टेस्टीज़ को वो सिग्नल जिसके ज़रिए वो समझे कि उसे स्पर्म बनाना है वो पहुँच ही नहीं पाता है। इस वजह से टेस्टिस स्पर्म बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करते हैं। इसे हम बोलते हैं प्री टेस्टिकुलर कॉजेज़। कई बार जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें क्या है कि आप में ये हार्मोन्स का या ये एक्सिस की एक्टिविटी बिल्कुल बराबर से चल रही है, लेकिन टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनाने वाला सिस्टम है
वो बिकॉज ऑफ कुछ बर्थ डिफेक्ट या कुछ इन्फेक्शंस के चलते, जैसे कि मम्प्स या कोई बीमारी के चलते, जैसे वेरिकोसील या परसिस्टेंटली लॉन्ग स्टैंडिंग हाइड्रोसील, या बचपन में कोई चोट लग गई जिसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, या अनडिसेंडेड टेस्टिस थे जिसे टाइमली स्क्रोटम में फिक्स नहीं किया गया, तो जो स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनाने का सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है और इस वजह से स्पर्म्स बनने ही बंद हो जाते हैं। इस तरीके के कॉजेज़ को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर कॉजेज़। थर्ड ये होता है कि हमारा ये एक्सेस भी ठीक से काम कर रहा है, टेस्टिस को प्रॉपर स्टिमुलस भी मिल रहा है, लेकिन ये जो आउटफ्लो ट्रैक है, चाहे वो एपिडिडमिस ग्लैंड हो या वास डिफरेंस हो, या तो ये बने ही नहीं हैं या इसमें किसी तरीके की रुकावट है जिस वजह से स्पर्म बन तो रहा है लेकिन वो सीमन में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे केसेस को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने कंफर्म कर लिया कि एज़ोस्पर्मिया है या नहीं। एज़ोस्पर्मिया कंफर्मेशन के बाद ये जानना कि रीज़न उसका प्री टेस्टिकुलर है या पोस्ट टेस्टिकुलर, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड वंस हम ये रीज़न्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर हमारा रीज़न प्री टेस्टिकुलर है तो मेडिसिन्स के ज़रिए, जो ख़ास तरीके की हार्मोनल मेडिसिन्स होती है, गोनाडोट्रोफिन्स इंजेक्शंस होते हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम 2-3 महीने करके सीमन में स्पर्म्स को लाया जा सकता है। अगर हमारा प्रॉब्लम आउटफ्लो ट्रैक में है, किसी तरीके की रुकावट है या आपने पहले नसबंदी करा ली, उस वजह से सीमन में स्पर्म नहीं आ रहे हैं, तो सर्जरीज़ के ज़रिए वो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया जा सकता है या जो आपकी ट्यूब है उसे खोला जा सकता है ताकि स्पर्म्स बाहर आने स्टार्ट हो सकें। या कभी कभी अगर ये ट्यूब एब्सेंस है कंजेनिटली, यानी कि बाय बर्थ ये ट्यूब है ही नहीं या इतनी डैमेज हो चुकी है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का एक खास प्रोसीजर होता है जिसे हम बोलते हैं टीसा या टीसी इक्सी, जिसमें हम लोग टेस्टीज़ में से डायरेक्टली स्पर्म्स निकाल करके उसका इस्तेमाल इक्सी टेक्नोलॉजी से करके आपके खुद के बच्चे को ठहरा सकते हैं। प्रॉब्लम आती है हमारे टेस्टिकुलर कॉजेज़ में। अगर कंप्लीट टेस्टिकुलर फेलियर है, यानी कि टेस्टीज़ में वो सिस्टम जो स्पर्म बनाता है पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है, आपके टेस्टीज़ श्रिंक हो चुके हैं, तब इनको रिवाइव नहीं किया जा सकता है। ऐसे केसेस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी ठहराना। कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पार्शियल टेस्टिकुलर फेलियर होता है, यानी कि टेस्टीज़ में स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है कि वो बाहर आ सके, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी दे सकें। उस केसेस में भी हम टीसा या टीसी इक्सी का इस्तेमाल करके आपके खुद के बच्चे को ठहरा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके एज़ोस्पर्मिया से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उनका टाइम टू टाइम जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी।